हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता और आज आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। पार्ट 3 आज का वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस थे, उसके आंसर मैं डिटेल में नहीं दे पाती हूँ मैसेज पे या फिर डीएम्स पे या फिर कमेंट्स में, तो सोचा क्यों ना इस तरीके से बैठ के आपके लिए क्वेश्चन आंसर का डिटेल वीडियो बनाया जाए ताकि आपको मेरे सारे एक्सपीरियंसेस सुन के हेल्प हो जाए आपकी जर्नी क्रॉस करने के लिए। अगर आपने अब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी जाके चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोनों वीडियोस की। एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए मैं इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बना रही हूँ। आपको भी देखने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, एक टाइम में एक 10-15 मिनट्स का वीडियो आप आराम से देख पाओगे और आपके सारे सवालों के आंसर भी आपको मिल रहे हैं कि नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अभी लेट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे दी हुई आईडी को जरूर फॉलो करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, प्रेगनेंसी स्किन केयर रूटीन कीजिए। एक्चुअली मेरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कोई स्किन केयर नहीं करती थी। वैसे भी मैं जनरली बहुत ज़्यादा स्किन की इतनी केयर करने वालों में से नहीं हूँ। बेसिक चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो मैं नॉर्मली अगर आप पूछोगे कि क्या यूज़ करती हूँ तो मैं लैक्टोकैलामाइन यूज़ करती हूँ विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। अगर कोई एलर्जी वगैरह भी हो जाती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि लैक्टोकैलामाइन लगाइएगा, तो दैट इज़ गुड। अपना सनस्क्रीन हमेशा से लगाती हूँ, बाहर जाए या घर में भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। समर में तो बिल्कुल लगाना चाहिए। एक्स्ट्रा केयर जो लेती थी प्रेगनेंसी में तो वो 2 टाइम्स मैं अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करती थी। एक बार नहाने के बाद मैं पूरा बॉडी मॉइस्चराइज करती थी एंड सोने से पहले मैं बॉडी को फिर से एक बार मॉइस्चराइज करती थी। एंड जो पेट वाला हिस्सा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं वहाँ पे मैं स्ट्रेच मार्क क्रीम अप्लाई करती थी। फ्रॉम 3rd मंथ मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड टिल 9 मंथ मैं स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लगाती थी। तो मुझे स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं आए हैं बट थोड़े से कम आए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो वही एक फ़ायदा हुआ, मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखती थी स्किन को तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए। तो हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है तो बहुत सारी जगह पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेट पे आएंगे, तो वो सारे मुझे नहीं आए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मेक श्योर कि आप 2 बार दिन में अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेबी रडत नाही का यावरती रील करा। एक्चुअली अगर बहुत लोग को नहीं समझ में आई होंगी मराठी, तो बेबी रोती नहीं है क्या, ऐसा किसी ने पूछा था और इस पर रील बनाइएगा। एक्चुअली बेबी रोती है क्या नहीं, तो एज़ कम्पेयर टू अदर बेबीज़ अनाया बहुत कम रोती थी, बट ऐसा नहीं है कि रोती नहीं थी। उसने मुझे कुछ दिन बहुत परेशान किया, कुछ दिन मतलब 15 डेज़। एक्चुअली जब तक हम लोग पुणे में थे, मतलब 21 डेज़ हम लोग पुणे में थे, तब तक तो वो बिल्कुल नहीं रोती थी, एकदम शांत गुड गर्ल थी, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। एक बार जब हम नागपुर गए तब उसे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, थोड़ी वो बड़ी होने लगी, तकलीफ देने लगी, तो उसने वहाँ पे ना मुझे 15-20 डेज़ बहुत परेशान किया। रात में 2-2 बजे तक सोती नहीं थी, ऐसे करके मैं परेशान हो जाती थी। तो ये सारे बच्चे करते हैं, बट अनाया ने मुझे बहुत ज़्यादा दिन परेशान नहीं किया। जनरली 3 मंथ्स तक बच्चे इसी तरीके से रात में परेशान करते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, दिन भर सोते हैं। ये एकदम नॉर्मल टेंडेंसी है बच्चों की, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बट बहुत लोगों ने पूछा कि अनाया क्यों नहीं रोती है। कुछ छोटे मोटे रीजंस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो कि हम फॉलो करते थे, डॉक्टर ने बताया था। तो कि सबसे पहला रीज़न होता है बच्चों का गैस होने का। बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस होती है, उसकी वजह से वो बहुत रोते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, हमें परेशान करते हैं। तो आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बर्पिंग करना। बर्पिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली 2 मंथ्स तक ही आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ये बर्पिंग वाला टेंशन नहीं रहेगा। मुझे पता है न्यू मॉम्स को बर्पिंग का बहुत जान पे आता होगा, मुझे भी आता था। मैं रोशन को देती थी बर्ब्स निकालने के लिए, मैं फीड करके, क्योंकि फीड करके आदमी इतना थक जाता है, उसके बाद फिर से आपको बर्ब्स निकालने हैं तो यू विल बी लाइक नहीं भाई ये कोई तो भी कर लो मेरे लिए प्लीज़। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मैं रोशन को उसे बर्प निकालने के लिए देती थी। बट आपको बर्पिंग निकालने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, किसी और को दे दो बट ज़रूर निकालिएगा। अगर आपने उनके बर्प्स नहीं निकाले तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ़ होती है, गैसेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली। तो बर्पिंग निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दूसरा है कि बच्चे ऐसा सीधे अगर सोते हैं ना तो उन्हें गैसेस होती है, ऐसा हमें डॉक्टर ने बताया था। हॉस्पिटल में जब मैं थी तभी से डॉक्टर उसे 1 साइड पे सुलाते थे। अब घर वाले बोलते थे आप इसे 1 साइड पे सुलाते हो तो उसका सिर जो है वो चपटा हो जाएगा। हमने सोचा भाई सिर चपटा हो जाएगा तो उसको सीधा कैसे करना है बाद में देख लेंगे, पर अभी की तकलीफ नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम उसे एक साइड पे सुलाते थे तो उसको कभी गैसेस नहीं होती थी।
मुझे नहीं याद उसको कभी गैसेस हुई होंगी बहुत ज़्यादा। जो मुझे उसने 15-20 डेज़ जो परेशान किया था ना, उसमें मैंने क्या किया था, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट किए थे कुछ नॉर्मल वाले, तो वो सभी को देते हैं डॉक्टर की, अगर पेट दर्द हुआ ये वो छोटी मोटी मेडिसिन तो वो दे दीजिएगा। तो मुझे ना नागपुर में वो 15-20 डेज़ में एक 5 डेज़ वगैरह बोल सकते हो, मुझे वो मेडिसिन देने का काम पड़ा था। क्योंकि अगर बहुत रो रही है, सो ही नहीं रही है, तो उस केस में अपन वही कर सकते कि उसको वो पेट दुखने वाला मेडिसिन दे दो। मैंने वो वही किया था। तो आप भी आपके डॉक्टर के सजेशन से वैसा कर सकते हो, क्योंकि ये तकलीफ सिर्फ 2 मंथ होती है, उसके बाद से बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, उन्हें डे नाइट समझ में आने लगता है, फिर वो इतने परेशान हमें नहीं करेंगे। तो एक कारण हो गया कि बर्ब्स अच्छे से निकालना है। दूसरा गैसेस का कारण तो मैंने बता दिया कि वन साइड पे सुलाने से वो नॉर्मल हो सकता है, बट हाँ सिर चपटा होने का डर रहता है। लकीली अनाया का ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट उसका एक सोल्यूशन है। मैंने तो ट्राई नहीं की, बट बहुत लोग बताते हैं कि मोहरी जो होती है, राई वाली जो तकिया है, वो उसकी तकिया आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, उस पर सुलाने से बच्चे का सिर जो है वो नॉर्मल गोल गोल हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे का ऐसा कुछ हुआ है तो यू कैन ट्राई दैट। बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना बच्चों को पैक करके रखते हैं। भाई क्यों पैक करके रखना है? अगर तुम्हें गर्मी हो रही है तो उन्हें भी गर्मी हो रही है। आपने अगर कभी चेक किया होगा, बच्चे के पीछे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मैंने तो अनाया को कैप बिल्कुल नहीं पहनाया। आप देख सकते हो, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि बच्चों को हमेशा ढक के रखना चाहिए, बट मैं इसे नॉर्मल नहीं मानती। अगर हमें गर्मी हो रही है तो इससे भी गर्मी हो रही होंगी। और हम एसी चलाते हैं, 25 का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो शायद नागपुर में ना मैंने एसी नहीं चलाया था, तो उसे गर्मी की वजह से भी परेशानी हो रही होंगी, इसलिए भी वो रो रही होंगी। तो ये 2-3 रीज़न से बच्चे के रोने के। तो अगर इसे आप थोड़ा सा संभाल लेते हो ना, तो मुझे लगता है बच्चे नहीं रोएंगे, इसलिए अनाया नहीं रोती है। आई होप मैंने इसका आंसर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो ट्राई करिएगा। ऐसा ट्राई करने के बाद अगर नहीं रो रहे तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम, हाउ वॉज योर डिलीवरी एक्सपीरियंस? तो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसे था, ये मैंने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं अभी डबल ये सवाल नहीं लूँगी, बाकी लोग बोर हो जाएंगे। इज़ इट नॉर्मल और सी सेक्शन, वो भी मैंने बता दिया था कि सी सेक्शन हुआ था। उसके बाद प्लीज़ शेयर योर पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशन दैट यू हैड टेकन इफ़ पॉसिबल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। ओके, सो इसीलिए मैं बैठी हूँ एक्चुअली कि सभी को हेल्प हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिए। आप देख सकते हो मैं अच्छा घूमती फिरती हूँ, एंड मुझे लगता है कि हमें फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के बाद। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट 2 पार्ट्स में भी आपको बताया है कि मैं जब घर में आई तब 4th डे था हमारा। 5th डे को घर में छोटी सी पूजा होती है, वो वगैरह हुई। फिर 6, 7, 8, 9 डेज़ 10 डेज़ तक मैं घर पे थी, बट ऐसा नहीं कि मैं बेड पे पड़ी थी। मैं किचन में जाके थोड़ा चाय वगैरह बना लेती थी। इतना मैं उठती थी, घूमती फिरती थी। धीरे धीरे चलिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। जब मैं 7th डे पे डॉक्टर के पास गई थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि जो पाउडर वगैरह लगाना है ना, वो स्टिचेस पे वगैरह लगाते हैं लोग, वो सिर्फ 7 डे ही करना है या फिर मैक्सिमम 15 डेज़ करना है। उसके बाद से आपको वो पाउडर वगैरह नहीं लगाना है, उससे आपको और बीमार वाली फीलिंग आएंगी। फिर ना 28th डे पे अनाया का न्यूबॉर्न शूट था, उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी थी। तो मैं लिटरली मॉल गई, जब मेरे 15 डेज वगैरह कंप्लीट हुए होंगे डिलीवरी को, मॉल गई, वहाँ पे बढ़िया से शॉपिंग, मस्त ट्रायल रूम जाके ट्राई वाई करके सब कुछ आई। फिर बोलोगे कि आप कैप वगैरह पहनते थे क्या, स्वेटर पहनते थे क्या? ये सारे प्रिकॉशंस लेने घर के लोग बोलते हैं। तो येस, टिल 21 डेज़ आफ्टर डिलीवरी मैंने ये सारे प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि ठंडी थी उस वक्त। तो ठंडी थी तो आई वॉज लाइक ठीक है, आई कैन वेयर स्वेटर, तो आई कैन कैप भी पहनी। बट जिस टाइम मुझे लग रहा है कि नॉर्मली बाहर गर्मी बढ़ गई है, फिर भी अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि आपको स्वेटर पहननी है क्योंकि डिलीवरी जिसकी हुई है उसने गर्म रहना चाहिए, सो वो तो मुझसे नहीं हो पाया। मतलब एक जैन की एंड तक, फेब के फर्स्ट 5 डेज़ वगैरह मैंने स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें फॉलो की होगी। उसके बाद से मैंने ये सब कुछ नहीं किया। पुणे से नागपुर की जर्नी किए थे, तो वो भी मैंने की थी आफ्टर 21 डेज़। जब अनाया 21 डेज़ की थी तभी हमने वो वाली जर्नी भी की थी। तो कार से हम गए थे, एक ब्रेक लेके गए थे औरंगाबाद में, तो उतना मैं चलती थी। प्रिकॉशंस कुछ नहीं लेने हैं, बस बेसिक है कि हमें झुकना नहीं है और कुछ भारी उठाना नहीं है। अपने बेबी का वेट है उतना ही हमें उठाना है, उसके अलावा कुछ भी भारी चीज़ नहीं उठानी है। एंड
झुकना नहीं है। तो मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, मतलब किचन में भी जाऊंगी तो खड़े खड़े जो पॉसिबल है वो कोई भी चीज़ लेने के लिए मैं झुकती नहीं थी, क्योंकि वो जो स्टिचेस होते हैं या फिर जो आपका ऑपरेशन होता है वो पूरी तरीके से बंधा नहीं होता है, तो आपको उसे 2-3 मंथ्स देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मंथ्स बेड पे रहो, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे तकलीफ ना हो ऐसा कोई काम ना करो, इसलिए फिर कोई हेवी चीज़ ना उठाओ और बेड ना हो। यही 2 चीज़ें मैंने फॉलो की। बाकी मैं घूमती फिरती सब कुछ करती थी, सब कुछ नॉर्मल खाती पीती थी, क्योंकि मेरे स्टिचेस नहीं है, मेरा प्रेस वाला ऑपरेशन है, तो उससे खाने वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डॉक्टर ने मुझे सभी खाने के लिए अलाउ किया था, तो मैं सब कुछ खाती थी। आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, अनाया को डायपर यूज़ करते हो क्या? दिन में करते हो या फिर रात में करते हो, या फिर कब यूज़ करते हो, या करते भी नहीं हो? सारे स्टेजेस में मैंने अलग अलग तरीके से डायपर यूज़ किया है। तो पहले मंथ से स्टार्ट करती हूँ। पहला महीना मैंने फुल डे फुल नाइट अनाया को डायपर यूज़ किया, कि पीछे का मैं रीज़न भी बताती हूँ। क्योंकि फर्स्ट मंथ में बच्चे बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, एंड पॉटी कर देंगे तो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, एंड आप इतने ज़्यादा रिकवर्ड नहीं रहते हो। क्लीनिंग वगैरह करो और उन्हें भी इतना बार 10 बार पोंछना धोना ये पॉसिबल नहीं होता है, कि वो बहुत ज़्यादा पोटी नहीं करते हैं फर्स्ट मंथ तक। छोटी छोटी पोटी करते हैं बट बहुत बार करते हैं, मतलब यू कैन से आफ्टर एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स बच्चे पोटी करते हैं फर्स्ट मंथ तक। और रैशेस नहीं आते थे क्या? लकीली अनाया को कोई रैशेस नहीं आते थे। एक्चुअली बच्चे डायपर में ना बंधे बंधे रहते हैं, उन्हें इतना भी डायपर नहीं बांधना चाहिए, बट फर्स्ट मंथ में मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है, और डायपर बांधना ही एक सेफ ऑप्शन है, और डॉक्टर भी वही सजेस्ट करते हैं। फिर 1 मंथ के बाद मैंने थोड़ा डायपर का शेड्यूल चेंज किया, मतलब मैं दिन में नहीं पहनाती थी, फिर रात में पहनाती थी। सिर्फ रात में पहनाऊंगी तो 2-3 बार उसका चेंज करना पड़ता था रात भर, तो वो मैं करती थी। जब जब वो फीडिंग को उठेगी तब तक एक बार डायपर पहले चेंज करो, बाद में फीड करो। नहीं तो आप अगर बच्चा एक बार फीड करते करते सो जाएगा और फिर उसे उठाओगे डायपर चेंज करने के लिए, तो आप फिर से ट्रबल में चले जाओगे। इसलिए पहले डायपर चेंज कर लेने का और बाद में उसे फीड करने का। कभी कभी ऐसा भी होता था कि फीड करते करते फिर से पॉटी कर दी, तो फिर अभी चेंज करने की बारी आई, फिर डायपर चेंज करो, फिर अभी सुलाने के लिए मेहनत करो। आई नो दैट स्ट्रगल, बट सारे मॉम्स को मैं बताऊंगी वो स्ट्रगल सिर्फ 3 महीने है। मेरे लिए तो 2 महीने ही था। 2 महीने के बाद अनाया हुआ सुपर नॉर्मल, एकदम हमारी तरह नॉर्मल लाइफ वो उसका शेड्यूल हो गया था। बट 3 मंथ्स तक जनरली बच्चे थोड़े परेशान करते हैं, तो आपको उतना झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट डायपर क्या, मैं कुछ भी नहीं पिलाती हूँ उसको, ऐसे ही रखती हूँ दिन भर। शुशु पॉटी करने देती हूँ उसे ड्राई शीट पे। ड्राई शीट धोने की ही मेहनत होने वाली है, बट उन्हें खुला रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें क्योंकि गर्मी होती है, पहले ही गर्मी के दिन चल रहे हैं, उन्हें बच्चों को ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैं उसे खुला रखती हूँ। फिर रात में उसे डायपर पहना देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं रात में भी उसको रात भर पैक, बट इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मॉम टू वेकअप एवरी टाइम एंड चेंज द ड्राई शीट पूरे नाइट में, क्योंकि रात भर मम्मी को भी तो नींद चाहिए, नहीं तो वो भी बीमार हो जाएगी। तो यही है डायपर की स्टोरी। ब्रेस्ट फीडिंगसाठी काय प्रिपरेशन करावी लागते का आधी? आई एम 8 मंथ प्रेग्नेंट सो आस्किंग। आई होप मैंने बहुत लेट बना दिया ये वीडियो, आपका क्वेश्चन बहुत पहले से आया था, बट मैंने मैसेज में आंसर ज़रूर किया था। बट आगे अगर कोई और प्रेग्नेंट हो उनके लिए मैं बता दूं कि कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं। एक्चुअली प्रेगनेंसी में हमने जितना ज़्यादा अच्छा हेल्दी खा सके उतना खाना चाहिए, तो वो बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। एंड उसके अलावा अगर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपरेशन बोलोगे तो आपने शतावरी लेनी चाहिए। तो मैंने मेरे 3rd मंथ से शतावरी लेना स्टार्ट किया था टिल 9 मंथ, जो कि लैक्टेशन के लिए हेल्प करता है, और मुझे मिल्क की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टचवुड। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कि आपने शतावरी ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो अगर मिल्क नहीं आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। आप फार्मूला मिल्क दे सकते हो। आई नो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ हेल्दी ऑप्शन फॉर बेबीज़, उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनती है, बट अगर नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड फाइंड अ ऑप्शन, एंड फार्मूला मिल्क कभी भी अच्छा है, आप दे सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बस वही एक प्रिपरेशन पहले से मैंने की थी कि मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाती थी। मेरी प्रेगनेंसी में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती थी एंड शतावरी लेती थी। आई थिंक इतनी ही चीज़ें हेल्प करती है आपके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एंड आफ्टर डिलीवरी एज वेल मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स एंड शतावरी। उसके अलावा दूध लेना ज़रूरी है।
जवस, अगर आपको पता था तो जवस आपने खाना चाहिए, जिसकी चटनी वगैरह बना के आप खा सकते हो, या फिर ऐसा भी भून के खा सकते हो नमक वगैरह लगा के। उसके अलावा तिल आपने खानी चाहिए सबसे ज़्यादा, उससे आपको लैक्टेशन के लिए हेल्प होगी। पपाया खाना चाहिए ज़्यादा। मेथी खानी चाहिए, ग्रीन मेथी बोलिए या फिर वो सूखी वाली मेथी थी ना जो बहुत कड़वी लगती है, उसके लड्डू वगैरह बना के सब लोग खाते होंगे। मैंने भी खाए थे, मेरे 1-1.5 महीने तक मैंने खाए थे, तो वो को बहुत हेल्प करता है लैक्टेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने खानी चाहिए पोस्ट डिलीवरी एंड बिफोर डिलीवरी एज वेल। बट हाँ, बिफोर डिलीवरी आपको लड्डू वगैरह नहीं खाना है, वो डॉक्टर को पूछ के। बस मैंने शतावरी बताई है बिफोर डिलीवरी, शतावरी, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, दैट्स इट। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बहुत ही डिटेल में देने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले कि नहीं वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरे सारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा। बाय बाय।